नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यूज़ सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन द विक्टोरियन पीरियड और विक्टोरियन एरा। दोस्तों, इससे पहले हमने रोमांटिक एज के ऊपर एक वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यू सीरीज़ की बना दी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी समय को गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो द विक्टोरियन एरा। सबसे पहले ये देख लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम स्पैम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1837 टू 1901। दिस इज़ विक्टोरियन एज। दोस्तों, इससे पहले हमने रोमांटिक एज के बारे में एक वीडियो बनाई थी। रोमांटिक एरा आप देख सकते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है सभी को पता है, 1798 से 1832 और 37। जी हाँ दोस्तों, दोनों टाइम पीरियड मिलेंगे। 32 ज़्यादातर मिलता है, कहीं कहीं आपको 37 भी मिलता है, बिकॉज 37 से यहाँ स्टार्ट हो जाता है विक्टोरियन पीरियड। दोस्तों, एजेस के क्लासिफिकेशन या डिवीज़न के बारे में एक बात मैं बता दूँ। एजेस ऐसा नहीं है कि आज संडे ख़त्म है तो कल मंडे शुरू हो जाएगा। ओवरलैपिंग होती है टाइम पीरियड के बीच में, बट फिर भी हम कुछ टाइम ऐसा ईयर हम बना देते हैं ताकि वो क्लासीफाई हम कर सकें। तो जो रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है विच स्टार्ट फ्रॉम 1798, in the same year the lyrical ballad was published which was written in collaboration by Wordsworth and Coleridge, as you all know। दोस्तों, तो ये हम 1832 तक मानते हैं जहाँ पर वॉल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी, और ये कहीं कहीं आपको 37 तक भी मिलेगा, क्योंकि 37 से फिर हमारी शुरू हो जाती है विक्टोरियन एरा। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए एजेस से जो क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही एजेस। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं। द विक्टोरियन एज इज़ कॉल्ड, किस नाम से या किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसे और पुकारते हैं द एज ऑफ सीरियस सेंटिमेंटैलिटी, द एरा ऑफ रेस्टलेस एक्टिविटी, द एरा ऑफ स्ट्रगल, द एरा ऑफ पीस। तो दोस्तों आपका आंसर है डी, एन एरा ऑफ पीस। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड याद रखिएगा, पैक्स ब्रिटेनिका। जी हाँ दोस्तों, पैक्स ब्रिटानिका ये लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ब्रिटिश पीस। जी हाँ दोस्तों, और ये जो एज है विक्टोरियन एरा, जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, पूरी दुनिया पे उनका राज था, और वो जाने जाता है पैक्स ब्रिटानिका के लिए, पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस बिटवीन द ग्रेट पावर्स। ऐसा माना जाता है कि वो जितनी भी अदर पावरफुल कंट्रीज़ थे उनसे उनके पीसफुल जो थे रिलेशनशिप्स थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड इन 1859 वाज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी थी ये, कौन राइटर था इसका? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डार्विन या विलियम मॉरिस। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं, आंसर है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इस बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देने वाले चार्ल्स डार्विन। चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, और इस बुक को और किस नाम से जाना जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया चार्ल्स डार्विन से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का सबसे पहले तो हम ईयर लिख लेते हैं, 1833। इट वाज अ रिलीजियस काइंड ऑफ मूवमेंट, ट्रैक्टेरियनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ मैन, रिलीजियस एंड एथिकल थॉट्स, एक्सक्लूसिवली रिलीजियस थॉट, मटेरियल इंडस्ट्रियल थॉट्स। दोस्तों रिलीजियस एंड एथिकल, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। जो इनका मेन मोटिव था वो रिलीजियस और एथिकल थॉट्स को प्रमोट करने का था, और इसमें भी इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था? कैथोलिक। दोस्तों सुप्रीमेसी ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक डॉक्ट्राइन, पॉलिटी, वर्शिप, हेरिटेज ऑफ कैथोलिक चर्च के ऊपर ये बेस्ड था। इसे टेक्ट्रा मूवमेंट भी कहते हैं, टेक्टेरियनिज्म, ये आपको याद रखना है दोस्तों, नोट कर सकते हैं टेक्टेरियनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 1833 में था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इट वाज अ रिलीजियस काइंड ऑफ मूवमेंट बेस्ड ऑन एथिकल थॉट्स। कैथोलिक चर्च के बारे में इन्होंने बताया है। रिलीजियस रिवाइवल इन चर्च ऑफ इंग्लैंड दैट एम्फेसाइज्ड द चर्च
कैथोलिक हेरिटेज इन डॉक्ट्राइन, पॉलिटी एंड वर्शिप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज हेडेड बाय, किसने इसे लीड किया था? कार्डिनल न्यूमैन, मैथ्यू आर्नोल्ड, एसी स्विनबर्न या विलियम थैकरे? तो दोस्तों ए इज योर करेक्ट आंसर, कार्डिनल न्यूमैन। तो दोस्तों कार्डिनल न्यूमैन थे जिन्होंने इसे हेड किया था। अदर फेमस पर्सनैलिटीज वर एडवर्ड प्यूसी एंड जॉन केबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विक्टोरियन एज वॉज। दोस्तों आप जानते हैं विक्टोरियन एरा में आपने सुना है चार्ल्स डिकेंस का नाम, थॉमस हार्डी का नाम, जी हाँ आप समझ गए हैं मेरे हिंट को। नॉवल, ड्रामा, पोएट्री, एसे, जी हाँ ए नॉवल। These are the most name of the most famous novelist of English literature and they belong to Victorian era। दोस्तों दोनों नाम ही विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, दोनों ही फेमस नॉवेलिस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग पोएट्स सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट इन 1850। दोस्तों वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में कौन पोएट लॉरिएट बना था, ये हमारा क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, डिजी रॉसेटी या टेनिसन? करेक्ट आंसर इज टेनिसन। तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं 1850 से लेकर 1892 टिल हिज डेथ ये पोजीशन होल्ड की थी पोएट लॉरिएट की, जो थी किसने की थी दोस्तों? टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड भी जान लेते हैं, 1843 से लेकर 1850 तक वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे थे। और इससे पहले एक और पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, रॉबर्ट सदे। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट सदे जो थे वो 1813 से लेकर 1843 तक रहे थे। दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बैक टू बैक ये बने थे पोएट लॉरिएट, तो आपको इनको तीनों का टाइम पीरियड लिख लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो। चलिए लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। पोएम्स बाय टू ब्रदर्स अपीयर्ड इन 1827। दोस्तों 1827 में एक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम बाय टू ब्रदर्स कोलैबोरेटेड कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पोएट्स। किन दो पोएट ने मिलकर इसे लिखा था? टेनिसन आर्नोल्ड, ए बी है टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी टेनिसन विद हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स एंड डी रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ ब्राउनिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी, टेनिसन ने अपने बड़े भाई चार्ल्स के साथ मिलकर इसे लिखा था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेडेलाइन अ पिक्टोरियल पोएम विद अ सम्पचस इमेजरी वॉज रिटन बाय। दोस्तों सम्पचस का मतलब होता है लेविश, इम्प्रेसिव या भव्य। इमेजरी जिसमें थी, कूट कूट कर भरी हुई थी इमेजरी, ऐसे आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसी स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम मॉरिस या टेनिसन। और टेनिसन इसका सही आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा ये पोएम 1830 में आई थी एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का क्योंकि इसका आंसर आपको मुझे बताना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोएम्स रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों टेनिसन की ये जो पोएम है इनके सबके ईयर आपको लिखकर मुझे बताने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क और यू कैन से प्रैक्टिस क्विज टाइप, जो भी आप इसे समझ लीजिए। आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को चाहे तो पॉज कर लें या इसका पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Tennyson, The Princess is a serio-comic attempt to handle the theme that was then known as। दोस्तों इनकी फेमस पोएम एक आई थी द प्रिंसेस। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रिंसेस के बारे में बताना है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1847। आपको याद रखना है, इसकी थीम बतानी है, लेडी, अ न्यू वुमेन, अ एरोगेंट वुमेन, अ इलिटरल बैले। तो दोस्तों बी, अ न्यू वुमेन। न्यू वुमेन मीन्स मॉडर्न वुमेन, दैट इज़ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और सारी चीज़ें जो खूबियाँ हो सकती हैं। न्यू वुमेन की जो इमेज थी वो इसमें इन्होंने उभारने की कोशिश की है, उसे अपने वर्क का थीम बनाया है बेसिकली। तो न्यू वुमेन इज़ द थीम ऑफ द प्रिंसेस रिटन बाय टेनिसन इन 1847। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसी से क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रिंसेस लिखा गया किस में? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, 7 लाइन स्टैंजा और ऑक्टोस्लैबिक मीटर। तो दोस्तों ब्लैंक वर्स इज योर करेक्ट आंसर। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों? 2 अनराइम्ड लाइन्स इन इयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों याद रखना है क्या है ब्लैंक वर्स में, क्या होता है? अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। एंड मीटर कौन सा होता है? इयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों इयम्बिक पेंटामीटर इज द मोस्ट यूज
मीटर इन इंग्लिश पोइट्री, ये याद रखिएगा, इम्पिक पेंटामीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीटर है इंग्लिश पोइट्री में। और यहाँ पर ब्लैंक वर्स की बात करें तो अनराइम्ड लाइंस होती हैं, और अगर दोस्तों यही राइम्ड हो जाएं तो ये हीरोइक कपलेट बन जाती है। राइम्ड लाइंस, 2 राइम्ड लाइंस इन इम्पिक पेंटामीटर। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो गया है। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरियम, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, याद रखिएगा। इन मेमोरियम इज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मेडिटेशंस अपॉन द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम के बारे में आपको बताते चलते हैं, बहुत ही खास खास जो बातें हैं दोस्तों। ये किसके डेथ पर लिखी थी? पहला तो ये क्वेश्चन है, पी बी शैले, वर्ड्सवर्थ, किंग अर्थर या अर्थर हेनरी हेलम। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका ईयर नोट कीजिए। 1850 में ये पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश इन 1850। और किसकी याद में लिखी गई थी? इस कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन। दोस्तों कैम्ब्रिज में जब भी पढ़ते थे तो वहाँ इनके एक मित्र बने थे। ही वॉज ऑल्सो अ बडिंग पोएट, वो भी एक उभरते हुए पोएट थे। और जो वो ब्रदर इन लॉ भी होने वाले थे, टेनिसन की जो सिस्टर की शादी थी वो इन्हीं से तय हुई थी। तो दोस्तों बहुत ही क्लोज रिलेशन था इनका। ही वॉज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ टेनिसन, ठीक है। और वो रिलेशनशिप में बदलने वाली थी इनकी फ्रेंडशिप, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उसी के लिए उन्होंने लिखा मेमोरियम। एंड ही वॉज डाइड इन, कब ये मरे थे दोस्तों ये भी याद रख सकते हैं आप, 1833 में। और कितनी उम्र थी? एट द एज ऑफ 22। आर्थर हेनरी एलम 22 साल की उम्र में मर गए थे 1933 में। टाइटल ऑफ द पोएम दोस्तों, द वे ऑफ द सोल। जी हाँ, ये याद रखिएगा, द वे ऑफ द सोल, ये टाइटल इन्होंने इसका रखा था। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट और हम देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम जो थी ABBA, ये याद रखिएगा। और टोटल इसमें 133 कैंटोज थे इस पोएम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंक्लूडिंग 1 प्रोलॉग एंड एपिलॉग। अगर एपिलॉग प्रोलॉग को हटा देते हैं तो 131 प्लस 2 हो जाता है, एक एपिलॉग और प्रोलॉग। इन दिस सेंस देर आर टोटल 133 कैंटोज इन दिस पोएम। दोस्तों इसे पूरा आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पोएम के बारे में मैंने आपको दे दी है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी जो फेवरेट पोएम थी वो इन मेमोरियम थी। जी हाँ दोस्तों, इन मेमोरियम वॉज द फेवरेट पोएम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। He could not see the kindly human face, nor ever hear kindly voice, but heard the married shack of wheeling ocean fowl, the lake-long roller thundering on the reef. Identify the title of the poem from which these lines have been taken. तो दोस्तों आपको बताना है ये कौन सी पोएम में से ली गई थी। इनोक आर्डन, इडलीज ऑफ द किंग, द लेडी ऑफ शैलेट, द प्रिंसेस। तो दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे पोएम टेनिसन की हैं। एंड योर आंसर इज ए, इनोक आर्डन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1864। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड टेनिसन्स हेरोल्ड। दोस्तों बताना है हेरोल्ड क्या है? अजिग्री, सोनेट, लॉन्ग नरेटिव पोएम या ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये इनका ड्रामा है जो 1876 में आया था, ड्रामा इन 5 एक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। लॉर्ड टेनिसन रॉट अ कॉमेडी ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बेकेशियो। बेकेशियो की एक स्टोरी पर इन्होंने पोएम लिखी थी। आइडेंटिफाई द पोएम। द फैल्कन, द कप, द फॉरेस्टर्स, क्वीन मैरी। दोस्तों इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है फैल्कन। बेटर नॉट बी एट ऑल देन नॉट बी नोबल। तो ये इनका एक सब टाइटल इन्होंने इसे दिया था पोएम को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन, लॉन्ग लिव आवर नोबल क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। क्वीन के बारे में इन्होंने किसने लिखा है? हु रोट दीज फेमस लाइन्स regarding Queen Victoria's retirement from the public life in his The Victorian Temper, a Study in Literary Culture? Claude de Bessel, William O. Raymond, Jerome Hamilton Beckley, कर्टिस डेल। तो दोस्तों आपका आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है जेरोम हैमलेट बेकले। तो ये इन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द विक्टोरियंस हैव बिकम मास्ड वर्ड्स ड्रॉनिंग एंड स्किल्किंग अबाउट अस। तो ये किसने कहा है? जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड, लेनन स्टीवनसन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दोस्तों ए, जॉन रस्किन। जी हाँ दोस्तों, जॉन रस्किन का जो टाइम पीरियड है 1819 से लेकर 1900 तक है। फेमस फिलोसफर हैं। इनकी एक फेमस बुक है दोस्तों, अनटू दिस लास्ट, आपको याद होगा। तो उसी के राइटर हैं, उन्होंने ये बात कही थी। Question number 18, what fun it is living in such times as these. How could one now go back to the times of old Tory humbug? दोस्तों, who claimed the remark in the launching of the Oxford movement in 1853? दोस्तों आंसर आपको बताना है 18 का। किसने कहा है? विक्टर ह्यूगो, जॉन रस्किन, रिचर्ड बर्टन, हरल फ्राउट। दोस्तों डी इज़ योर आंसर, करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने शायद पकड़ ली होगी ये बात। हमने बताया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है 53 नहीं है, 1833 है। ओके, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंग्लिश रेनेसा ऑफ द 16th सेंचुरी बिकेम रेनेसेंट इन द 19। दोस्तों, जो इंग्लिश रेनेसा था वो क्या हुआ था? इन्होंने बोला है रेनेसेंट हो गया था 19th सेंचुरी में। रेनेसेंट मीन्स पॉपुलर और एक्टिव अगेन। जी हाँ दोस्तों, तो किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, जॉन एडिक्टिंग साइमन ने कहा, लेजल स्टीफन ने कहा, जॉन मॉर्ले ने कहा। 19 का जो आंसर है आपका दोस्तों बी, जॉन एडिंगटन साइमन। ओके दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है, देख लेते हैं। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर। ज्ञान का जो प्रसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल। लेकिन जो वो ज्ञान विनम्रता श्रद्धा के साथ हो, रेवरेंस मीन्स श्रद्धा, ठीक है। दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग टू वेल, और जो ये संगम हो, किसका हो? ये मस्तिष्क और आत्मा का संगम हो। मे मेक वन म्यूज़िक एज बिफोर। दोस्तों देखिए, जो इंडियन फिलॉसफी है और जो हमारे जो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। इंडियन फिलॉसफी में जो कहा गया है, जो आत्मा का संगम है, हृदय आत्मा और मस्तिष्क के जो संगम को इन्होंने बेस्ट बताया। मीन्स यहाँ पर देखिए म्यूज़िक कहते हैं इसे, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं नॉलेज, ज्ञान का प्रसार हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वो विनम्रता के साथ हो और वो ऐसा हो जो हमारे हृदय तक और हमारी आत्मा तक में मिल जाए उसमें। Who amongst the following poets prays to his whole generation in this pray which might be echoed by Victorians of vastly different intellectual persuasion? किसने कहा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा, हार्डी ने। किसने कहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20, टेनिसन। और दोस्तों टेनिसन ने किस में कहा, कौन सी पोएम में? इन मेमोरियम, जो इनकी सबसे बेस्ट पोएम में गिनी जाती है, 1850, जो हमने आपको बताया था। चलिए दोस्तों याद रखिएगा इस पोएम को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ राइटर्स हु हैड बीन द एक्टिव supporters of utilitarianism in politics turned their attention to the cause of free trade. फ्री ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों कर मुक्त व्यापार, है ना। और यूटिलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर व्यक्ति तक हर सुख सुविधा पहुंच जाए, मतलब समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से जो हो सकता है। उसके बारे में कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं दोस्तों? थॉमस कार्लाइल, रस्किन, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, रिचर्ड कॉर्डन एंड जॉन ब्राइट, थॉमस हक्सले एंड एडवर्ड फिट्जराल्ड। तो दोस्तों सी इज योर करेक्ट आंसर, रिचर्ड कॉर्डन एंड जॉन ब्राइट। Let's move to the next question. Question number 22. A great book, History of Civilization in England, was left unfinished because of his premature death in 1862. Who was the writer? दोस्तों ये जो बुक थी ये इनकम्प्लीट रह गई थी। एक राइटर थे, हिस्टोरियन, जो पहले ही मर गए थे। तो उनका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर डी है, हेनरी थॉमस बकल, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है 1822 और डेथ आपको बताई दी गई है 1862 में इनकी डेथ हो गई थी। फेमस हिस्टोरियन है। Let's move to the next question. Question number 23. Who amongst the following writers is connected with the intellectualism of the utilitarian
by immediate dissent and by direct moral discipleship। तो दोस्तों सीधा सीधा हम आपको आंसर बता देते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। फेमस फिलोसोफर हैं ये, और इनका टाइम पीरियड आप लोगों को पता होगा शायद 1806 से लेकर 1873 तक। विक्टोरियन एरा के फेमस राइटरों में से, थिंकर्स में से एक है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन 1848। एक बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखी थी दोस्तों, उसका नाम बता देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। 2 वॉल्यूम्स में ये बुक आई थी दोस्तों। द सम ऑफ देयर एप्लीकेशंस टू सोशल फिलोसॉफी, ये इसका सब टाइटल था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ही वॉज अ राइटर whose mind had been fashioned in the rationalist school of Gibbon and Buckle। Choose the correct answer। दोस्तों इसका आंसर है आपका है ए, विलियम एडवर्ड हार्टपॉल लेके। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्टोरियन थे। और आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है, एंड होती है। हम जल्द ही लेकर आएंगे नई वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून with a new video। Till then, take care, God bless you all।